Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to discuss with you currency future market. How the currency futures work. Currency future जो है वो किस तरह से काम करता है, उसके अंदर उसके क्या फ़ायदे होते हैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है, वगैरह वगैरह। अच्छा जी, अब हम इसको सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। सो व्हाट आर करेंसी फ्यूचर? इट इज़ करेंसी फ्यूचर मार्केट। सो करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो करेंसी फ्यूचर मार्केट के अंदर जो है वो ट्रेड किए जाते हैं। कुछ इससे आगे बढ़ने से पहले ये इसमें बात क्लियर करता चलूँ कि आप लोग पहले करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो करेंसी फ्यूचर्स जो हैं वो करेंसी फॉरवर्ड से मिलते जुलते ही एक काम है, ठीक है जी। मुख्तसरन यही अर्ज कर दिया। तो फ़र्क क्या है, फ़र्क को हम थोड़ी देर में देखते हैं। Currency future contracts specify a standard volume of a particular currency to be exchanged on a specific settlement date, typically the third Wednesdays in March, June, September and December. Quarterly ये इसके ऊपर जो है इसकी सेटलमेंट डेट आती है, यानी साल में 4 मरतबा। और ज़ाहिर है कि ये चीज़ फ्यूचर से रिलेटेड है। आज फ़र्ज़ करें कि मार्च में अगर कोई चीज़ परचेज़ करता है, ख़रीदता है और वो जो है करेंसी की कीमत में इजाफा ना हो जाए, करेंसी की कीमत गिर ना जाए फॉरेन करेंसी की, जिसके अगेंस्ट ये जो है वो हेजिंग की जाती है। तो ज़ाहिर है कि वो कोई ना कोई टाइम पीरियड ही होगा ना जिसके लिए वो जो है अपने आप को हेज करना चाहता होगा। तो मार्च से जून तक, जून से सितंबर तक और सितंबर से दिसंबर तक ये टाइम पीरियड्स तय कर दिए जाते हैं। इसमें ख़ास चीज़ें आप देख लें कि ये एक इसमें स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर करेंसी होता है। ये क्या होता है, ये इसके बारे में हम थोड़ी देर में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। वो जो है वो आपको भी मैं दिखा देता हूँ, वो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है ये आप देख सकते हैं। ये शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज CME इसको हम कहेंगे। तो CME में करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो जो ट्रेड होते हैं, ये उनकी एक स्पेसिफिक यूनिट्स गिवन है। मिसाल के तौर पे आज हम जो है वो उसको देखेंगे। तो फ़र्ज़ करें हम पाउंड स्टर्लिंग को देखते हैं। यहाँ पे कहीं पे आपको नज़र आ जाएगा जी, ये आ गया 62,500 जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि पाउंड्स हैं। तो एक यूनिट एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 62,500 यूनिट्स होंगे, यानी कि एक अगर करेंसी फ्यूचर को ख़रीदना चाहता है तो उस करेंसी फ्यूचर के अंदर 62,500 पाउंड्स उसको ख़रीदना पड़ेंगे। तो ये कोई आम नॉर्मल पर्सन के लिए ये मार्केट्स नहीं होती। नॉर्मली MNCs के लिए होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए होती हैं। और जो है इसी तरीके से कुछ जो है वो जो स्पेकुलेटर्स होते हैं जिनका काम ही यही होता है करेंसी की बाइंग सेलिंग के ज़रिए वो अर्न करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए होता है। अच्छा जी, अब डेफिनेशन में थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स तकरीबन एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ थोड़े से डिफरेंसेस हैं। वो डिफरेंसेस इतने माइनर हैं कि आप इसमें समझ सकते हैं कि ये तकरीबन एक ही बात है, करेंसी फ्यूचर्स एंड करेंसी फॉरवर्ड्स। फॉरवर्ड्स में ये क्या होता है, दीज आर टेलर्ड, इसमें साइज़ के हवाले से तो टेलर टू द इंडिविजुअल नीड्स, यानी जो है उसके अंदर नॉर्मली 1 मिलियन जो है उसकी करेंसी की अमाउंट होती है, $1 मिलियन फ़र्ज़ करे कह सकते हैं। एक फॉरवर्ड जो है 1 मिलियन और इससे अबव का होता है। फ्यूचर्स जो होते हैं वो मैंने आपको बता दिया स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, उसकी एक मखसूस जो है वो वैल्यू है, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया। फॉर एग्जांपल पाउंड जो है वो एक उसका फ्यूचर जो है उसके अंदर 62,500 पाउंड्स जो है बाय और सेल होंगे। डेट के हवाले से दूसरा डिफरेंस जो है, ख़ास डिफरेंस है, उसमें ये है कि ये इंडिविजुअल नीड्स के हवाले से इसको बनाया जाता है। अमाउंट कम बेश हो सकती है। डिलीवरी डेट जो है, डिलीवरी डेट के अंदर भी जो है इंडिविजुअल डेट्स के मुताबिक उसको सेट किया जा सकता है, 3 मंथ्स 6 मंथ्स व्हाटसोएवर। इसमें डिलीवरी डेट भी स्टैंडर्ड होती है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि साल में 4 उसमें उसकी मखसूस डेट्स हैं, तो उसके अंदर ही उसकी डिलीवरी होनी है। डिलीवरी से मुराद उसकी पेमेंट होनी है, जो भी उसका तरीक़ाकार है। तो ये दो जो है मैंने आपके साथ मेजर डिफरेंसेस रख दी हैं। एट द एंड ऑफ द लेक्चर या किसी दूसरे लेक्चर में हम इंशाल्लाह कंपैरिजन के लेक्चर में जो है इसको हम फिर डिटेल के साथ देखेंगे। तो वापस आते हैं अपनी डेफिनेशन की तरफ। सो
अच्छा जी, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, दिस स्पेसिफाई स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर करेंसी। ये आपको पता चल गया कि स्टैंडर्ड वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है जी। और उसके बाद हम आगे चलते हैं, टू बी एक्सचेंज्ड ऑन अ स्पेसिफिक सेटलमेंट डेट। डेट्स का भी आपको बता दिया, एक स्पेसिफिक सेटलमेंट डेट होती है, उस खास तारीख को ही ये उसकी पेमेंट होती है और वो 4 उस साल के अंदर जो है उसकी होती है। अच्छा, एक और चीज़ इस डेफिनेशन में याद रहे कि किसी भी मुल्क के पर्सपेक्टिव से जब हम बात कर रहे होंगे तो ये करेंसी फ्यूचर्स जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेन करेंसी की बाइंग और सेलिंग के लिए होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम यूएस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो जो है एक इंडिविजुअल जो है वो हेज करना चाहेगा वेदर ही इज़ इम्पोर्टिंग और ही इज़ एक्सपोर्टिंग, ठीक है। जो भी कोई सिनेरियो होगा उसमें वो अपनी जो है वो हेज करना चाहेगा अपनी करेंसी पोजीशन को, ठीक है जी। अब हम इसी पॉइंट को लेके आगे चलते हैं। दे आर यूज्ड बाय एमएनसीज टू हेज देयर करेंसी पोजीशंस। करेंसी पोजीशन क्या होती है इस बारे में हम पहले डिस्कस कर रहे हैं फॉरवर्ड वाले हमारे लेक्चर में, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो एंड बाय स्पेकुलेटर्स, तो एमएनसीज भी इसको यूज़ करती हैं और स्पेकुलेटर्स भी यूज़ करते हैं। हेजिंग क्या होती है ये भी थोड़ी देर में एक जो है मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करने जा रहा हूँ, उसमें दोबारा से हम हेजिंग द करेंसी पोजीशन को दोबारा से देखेंगे। तो जो है वो स्पेकुलेटर्स इसको यूज़ करते हैं इसी एक्सचेंज रेट की मूवमेंट्स की वजह से जो अप एंड डाउन आता है, उसी अप एंड डाउन के ज़रिए जो है वो कुछ बाय एंड सेल करके कुछ अर्न करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से एक्सचेंज रेट मार्केट जो है वो मनी मार्केट जो है उसके अंदर करेंसीज के बायर और सेलर्स होते हैं, मनी एक्सचेंजर्स होते हैं, जैसे वो कमाते हैं इसी तरीके से तकरीबन ये स्पेकुलेटर्स भी कमाने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, हेजिंग का सादा सा असूल क्या है कि टू लॉक इन द अमाउंट ऑफ डॉलर्स टू ऑब्टेन अ पर्टिकुलर फॉरेन करेंसी, ठीक है जी। तो इस के बारे में हम जो है वो एक स्लाइड के अंदर देखते हैं इसकी डिटेल्स को। अच्छा जी, अब हम इस एक स्लाइड की मदद से ये सारा कुछ देखेंगे। इसके अंदर हमारी हेजिंग की डेफिनेशन भी आ जाएगी और करेंसी फ्यूचर्स, व्हाट आर करेंसी फ्यूचर्स ऑल अबाउट एंड हाउ करेंसी फ्यूचर्स वर्क। तो ये सारा कुछ इसी एक स्लाइड के अंदर आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम इस वक्त कुछ इंडिविजुअल्स एमएनसीज की बात कर रहे हैं जो कि जिन्हें फॉरेन करेंसी की ज़रूरत होती है और वो या उन्हें करेंसी फ्यूचर्स की ज़रूरत होती है, वो कैसे उसमें काम करते हैं, ठीक है। ये उस पर्सपेक्टिव से है। तो जब हम एमएनसीज की बात करेंगे आइदर दे विल बी इम्पोर्टर्स और दे विल बी एक्सपोर्टर्स, ठीक है। इसमें अभी फ़िलहाल हम जो है वो स्पेकुलेटर्स की बात नहीं कर रहे। स्पेकुलेटर्स की पोजीशन भी समझ जाएंगे। जब हम इन दो पोजीशंस को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो स्पेकुलेटर्स की पोजीशन भी इन्हीं के हवाले से समझ आ जाएगी। फ़र्ज़ करें कि एक कंपनी है, एमएनसी है, जो कि इंपोर्ट कर रही है। जब वो इंपोर्ट कर रही है तो ज़ाहिर है कि चीज़ें किसी दूसरे मुल्क से वो ख़रीद रही हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल इस वक्त फ़िलहाल यूएस के हवाले से ले रहे हैं कि एक कंपनी जो है वो यूएस के अंदर है और वो इंपोर्ट बाहर से कर रही है, यूके से इंपोर्ट कर रही है। तो ज़ाहिर है कि यूके वाले जो सेलर को इसको ज़रूरत है कि ये पेमेंट तो पाउंड में करेगा, ठीक है। इसको ज़रूरत है कि ये अपने जो है वो सप्लायर को जो है वो पाउंड में पेमेंट करना चाहता है। तो कंपनी जो है ये जो है जिसको हम कह रहे हैं कि इंपोर्ट कर रही है, इट इज़ बायर ऑफ अ करेंसी फ्यूचर। तो जो करेंसी फ्यूचर की बायर है तो फॉरेन करेंसी फ्यूचर ज़ाहिर उसमें फॉरेन करेंसी उसे चाहिए, तो उसे पाउंड्स चाहिए। अच्छा जी, तो वो क्या करेगी, वो परचेज करना चाहती है। किस चीज़ को परचेज करना चाहती है, वो पाउंड्स को परचेज करना चाहती है। इसी बात को मैं छोटी सी जो है वो समरी की शक्ल में आपको दिखा रहा हूँ। तो वो क्या करना चाहती है, टू लॉक इन द अमाउंट ऑफ डॉलर्स नीडेड। वो इस वक्त इस बात को मेक श्योर करना चाहती है कि इस जो है फॉरेन करेंसी यानी पाउंड्स को परचेज करने के लिए जितने डॉलर्स चाहिए हैं वो उसके बारे में तसल्ली चाहती है, सेटिस्फेक्शन चाहती है। एक चाहती है कि उसकी वैल्यू में जितने उसने डॉलर्स की पेमेंट करनी है उतने ही वो अदा करे, ज़्यादा उसको पेमेंट ना करनी पड़े पाउंड्स को ख़रीदने के लिए। तो लॉक इन द अमाउंट ऑफ डॉलर्स नीडेड टू ऑब्टेन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर फॉरेन करेंसी दैट इज़ पाउंड्स इन आवर केस एट ए फ्यूचर टाइम। तो मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल से ज़रा ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। मिसाल के तौर पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है कि स्टैंडर्डाइज्ड होता है।
तो एक कंपनी, एक MNC जो है उसको 62,500 62,500 पाउंड्स की ज़रूरत है, ठीक है। एज ऑफ February 10 ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 62,500 विद अ मार्च सेटलमेंट डेट इज़ प्राइस्ड एट $1.5 पर पाउंड, ठीक है। अब ये जो कंपनी है उसको मार्च में मार्च की उसकी सेटलमेंट डेट है, उसको मार्च में 62,500 पाउंड्स चाहिए। अब आज जो रेट है वो ये तसल्ली चाह रही है, वो ये हेजिंग चाह रही है कि आज जो रेट है फॉर एग्जांपल व्हाट्स एवर द रेट इज़, तो उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा ना हो जाए। तो वो आज जो है वो फ्यूचर मार्केट में जो है एक एजेंट से रब्ता करेंगे और उनसे एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 62,500 पाउंड्स का ख़रीद लेंगे। आज 10 फरवरी है और 62,500 का एक फ्यूचर 62,500 पाउंड्स का एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंपनी परचेज़ कर लेगी। और इसका मकसद क्या होगा कि मार्च के महीने में इनको 62,500 पाउंड्स मिल जाएंगे। आज की जो भी कोई रेट चल रहा है, जो कि मिसाल के तौर पे $1.50 पर पाउंड चल रहा है, उस हिसाब से ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये रेट लॉक हो जाएगा। इसी इलस्ट्रेशन को लेके मैं नीचे चलता हूँ, इसी पोजीशन को। तो इस वजह से हम कंपनी की बात कर रहे हैं जो कि इंपोर्ट कर रही है। द बायर ऑफ दिस करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विल रिसीव 62,500 पाउंड्स ऑन मार्च सेटलमेंट डेट। ये कुछ भी जो भी हो सकती है। तो मार्च की सेटलमेंट डेट पे उसको 62,500 पाउंड्स मिल जाएंगे और इसके बदले में उसे $93,750 अदा करने होंगे 1.50 के हिसाब से। अच्छा, अब इस करेंसी फ्यूचर में उसने किया क्या है? करेंसी फ्यूचर ख़रीद कर उस कंपनी ने अपने आप को हेज किया है। किस बात पे हेज किया है? इस बात पे हेज किया है कि ऐसा ना हो कि आज से एक महीने के बाद यानी कि मार्च में पाउंड और डॉलर का आपस में जो एक्सचेंज रेट है उसमें जो है वो जो फॉरेन करेंसी है, पाउंड की जो करेंसी है, वो स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। अगर वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वो अप्रिशिएट हो जाती है, तो फिर उसको जो है वो बजाय इसके कि 93,750 अदा करने पड़े, उसको इससे ज़्यादा डॉलर्स अदा करना पड़ेंगे। उस US कंपनी को ज़्यादा पैसे अदा करना पड़ेंगे। हमने फ़र्ज़ किया है कि फ़र्ज़ करें अगर जैसे कि उसको वो ख़तरा लाहक है, अगर वो अप्रिशिएट हो गई मार्च तक वो करेंसी, फ़र्ज़ करें 1.6 हो गई, तो इस कंपनी को अपने जो है वो $100,000 अदा करने पड़ेंगे। अपनी लोकल करेंसी का $100,000 अदा करना पड़ेगा उन्हीं 62,500 पाउंड्स को अदा करने के लिए। तो इसने अपनी एक जिससे ये इंपोर्ट कर रहे हैं UK में वो कंपनी है, उसको 62,500 पाउंड्स अदा करने हैं। तो पाउंड्स तो उतने ही हैं। तो इस ख़तरे के पेश नज़र कि कहीं पाउंड मज़ीद स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, तो ये इस रेट को यानी कि 1.50 को आज एक करेंसी फ्यूचर के ज़रिए लॉक कर देते हैं, ठीक है, वहीं पे उसे रोक देते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जो कमी बेशी उस में ख़तरा था, और किस चीज़ का ख़तरा था कि फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट ना हो जाए, तो इस तरीके से उन्होंने अपने ख़तरे को रोक लिया, मिनिमाइज़ कर लिया, हेज कर लिया। तो हमारा जैसे कि टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट है, तो इस रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से ये करेंसी जो है उसकी वैल्यू में कमी या इजाफे से जो हमें लॉस हो सकता था, कंपनी को जो लॉस हो सकता था, ये हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। ये रिस्क मैनेजमेंट हम हेजिंग के थ्रू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक पोजीशन जो है वो एक्सप्लेन कर दी, दूसरी पोजीशन की तरफ भी अब हम आते हैं। ऑब्वियसली दूसरी पोजीशन इसके उलट है। तो पहले जो है ये US कंपनी थी जो इंपोर्ट कर रही थी, ये अब एक्सपोर्ट कर रही है, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के दौरान जो है इसको ये चीज़ें जो है फ़रोख्त करेगी, तो फ़रोख्त करने के अंदर जो है इसको पाउंड्स हासिल होंगे, ठीक है। पाउंड्स जब इसको हासिल होंगे तो ये उसको फ़रोख्त करना चाहेगी, ठीक है जी। तो इस फ़रोख्त करने के अंदर वो क्या करना चाहेगी? टू लॉक इन द अमाउंट ऑफ द डॉलर्स टू बी रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर फॉरेन करेंसी यानी कि पाउंड्स एट ए फ्यूचर टाइम। यहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ किया मे बी एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट के नतीजे में भी हो सकता है और कोई और रीज़न भी हो सकती है। तो एक कंपनी है US की, उसको ये उम्मीद है कि उसने फ्यूचर में
जो है एक फॉरेन करेंसी उसे मिलेगी, वो रिसीव करेगी, ठीक है जी। तो अब फॉरेन करेंसी जब उसे मिलेगी तो वो चाहती है कि उस के बदले में, उस फॉरेन करेंसी यानी कि पाउंड्स के बदले में आज से मिसाल के तौर पे 3 माह के बाद या 2 माह के बाद उसे जो मतलब फॉरेन करेंसी यानी कि पाउंड्स रिसीव होने हैं, ज़ाहिर है कि उसने पाउंड्स तो कुछ नहीं करना, वो चाहेगी कि उसको मैं डॉलर में कन्वर्ट कर लूँ। तो उन फॉरेन करेंसी यानी कि पाउंड्स के बदले में जो कि डॉलर्स रिसीव होने हैं, वो जितने डॉलर रिसीव होने हैं उसको लॉक कर दिया जाए। क्यों? ताकि जैसे वो जो मसला था कि करेंसी की अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन का, तो यहाँ पे भी वही मसला है। तो यहाँ पे क्या मसला है? यहाँ पे डेप्रिसिएशन का खतरा है। डेप्रिसिएशन किस चीज़ की? पाउंड की। यानी अगर फॉरेन करेंसी इस मामले के अंदर डेप्रिसिएट हो गई, ठीक है जी, तो अगर पाउंड की करेंसी जो है वो डेप्रिसिएट हो गई, डेप्रिसिएट का मतलब ये है कि कमज़ोर हो गई, ठीक है जी। तो हम उसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। 1.4 डॉलर्स पर पाउंड हम कह दिया, तो यानी कि पाउंड्स जो है वो कमज़ोर हो गया, वीक हो गया। तो इसका क्या नतीजा निकलेगा, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी? इसकी इम्प्लीकेशन ये होंगी कि इनको थोड़े डॉलर्स मिलेंगे, यानी थोड़े डॉलर्स में ज़्यादा पाउंड्स खरीदे जा सकते होंगे। ऑल्दो ये कंट्रीज़ की इकोनॉमी के एतबार से इसका कुछ और पर्सपेक्टिव है, यानी कि अमेरिकन इकोनॉमी के हवाले से तो शायद ये पॉजिटिव बात ही है, लेकिन एक इंडिविजुअल के एतबार से उसको नुकसान हो रहा है, उसको कम डॉलर जो है वो रिसीव होंगे इस डेप्रिसिएशन के नतीजे में। तो अब ये जो ख़तरा है, ये खतरा दरपेश है कि फॉरेन करेंसी कहीं डेप्रिशिएट ना हो जाए। अगर वो डेप्रिशिएट हुई तो हमें फ्यूचर के अंदर थोड़े डॉलर्स रिसीव होंगे। तो इस थोड़े डॉलर्स रिसीव होने के ख़तरे को मिनिमाइज़ करने के लिए ये कंपनी चाहती है कि ठीक है, हमें जो इस वक्त रेट चल रहा है 1.50 वही हमें मिल जाए, हमें 93,750 डॉलर्स ही मिल जाएँ तो बहुत है, ठीक है जी। तो जो आज रेट चल रहा है हमें उसी हिसाब से फ्यूचर में मिल जाए, ये वो तसल्ली चाह रही है। तो इस चीज़ को वो फ्यूचर एक परचेज़ करेगी, ठीक है, करेंसी फ्यूचर, और उस करेंसी फ्यूचर को परचेज़ करके अपने इस रिस्क को जो है वो हेज कर लेगी। तो दोबारा से इसको रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे जो है फिर कंपनी, पिछले सिनेरियो में कंपनी जो है वो एक करेंसी फ्यूचर को परचेज़ कर रही थी, यहाँ पे कंपनी जो है वो उसको जो है वो लॉक कर रही थी, उसको वहाँ पे। तो यहाँ पे जो है करेंसी फ्यूचर को सेल करने का सिनेरियो आ गया है। तो इससे क्या होगा? टू लॉक इन द अमाउंट ऑफ डॉलर्स टू बी रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग ए स्पेसिफिक अमाउंट और स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर फॉरेन करेंसी एट ए फ्यूचर डेट। तो इस तरीके से जो है ये हो जाएगा। यही वो इलस्ट्रेशन है, उसी की दोनों अपोजिट साइड्स यहाँ दिखाई गई हैं। तो पोजीशंस के हवाले से देख लेते हैं। तो दोनों की पोजीशंस जो हैं वो ये सामने आ गई हैं। सेलर ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ obliged to sell 62,500 pounds at this 1.50 dollars per pound rate and therefore will receive 93,750 dollars on the settlement date। तो हेज कर लेने के बाद, लॉक कर देने के बाद, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को जो सेल करेगा, फरोख्त करेगा, उसको जो है 93,750 डॉलर्स मिल जाएंगे उस 62,500 पाउंड्स के अगेंस्ट। तो इस तरीके से नॉर्मली क्या होता है कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट चूँकि स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, वो एक एक्सचेंज होती है। एक्सचेंज के अंदर बायर और सेलर्स जो हैं एक दूसरे से मीट कर सकते हैं। एक दरमियान में थर्ड पार्टी होती है जो उनके दरमियान राब्ते का काम करती है। वो राब्ते का काम करने वाला शख्स जो है एक शख्स को ढूंढता है जो कि इस फ्यूचर को परचेज़ करना चाहता है, दूसरा उस फ्यूचर को सेल करना चाहता है। तो उन दोनों की आपस में वो सेटलमेंट करवा देता है उनकी पोजीशंस की पर्सपेक्टिव से, और उन दोनों से कमीशन हासिल कर लेता है।